नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो भारत की आत्मा से जुड़ा है। हमारी कृषि। जी नमस्कार। कृषि बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। हाँ, और हमारे पास एक स्रोत है जो भारतीय खेती के मतलब अलग-अलग रंग दिखाता है। कैसे होती है, क्या उगता है और वक्त के साथ इसमें क्या बदलाव आए हैं। जी काफी विस्तृत जानकारी है इसमें। हमारा मकसद है इस पूरी तस्वीर को आसान शब्दों में समझना। आखिर भारत जैसे विशाल देश की खेती की व्यवस्था चलती कैसे है और ये इतनी जरूरी क्यों है। सही बात है, समझना जरूरी है। सोचिए, देश की लगभग 2/3 आबादी इसी काम से जुड़ी है। हाँ, बहुत बड़ा हिस्सा है ये। ये सिर्फ हमारे खाने का इंतजाम नहीं करती, बल्कि कई उद्योगों को आप देखिए कच्चा माल भी देती है। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। तो चलिए खोलते हैं इस जटिल और दिलचस्प दुनिया को। जरूर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत के लिए कृषि के मायने क्या हैं। हाँ। ये वो बुनियादी काम है जिससे हमारा पेट भरता है और चाय, कॉफी, मसाले जैसी चीजें बाहर भेजकर हम कमाई भी करते हैं। बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। वक्त के साथ आप देखिए, मौसम, तकनीक और हमारे समाज के तौर तरीकों ने खेती के ढंग बदले हैं। हम्म। कभी सिर्फ गुजारे के लिए खेती होती थी, आज व्यापार के लिए भी होती है। अच्छा, तो मतलब स्रोत में कई तरह की खेती का जिक्र है। हाँ। पहली है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान शब्दों में ये क्या है? देखिए, ये खेती का सबसे आदिम यानी सबसे पुराना तरीका है। आज भी भारत के कुछ कोनों में ये होता है। हाँ, कहाँ पर? कुछ आदिवासी इलाकों में या दूर दराज के क्षेत्रों में। इसमें जमीन के छोटे टुकड़ों पर पुराने औजारों जैसे लकड़ी के हल या वो खुदाई वाली छड़ी होती है ना, हाँ हाँ। डॉ जैसा कुछ कहते हैं शायद, और परिवार या समुदाय की मदद से खेती की जाती है। सब कुछ मॉनसून, जमीन की कुदरती ताकत और मौसम के भरोसे रहता है। अच्छा, ये वही कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न वाली खेती है ना, जिसमें जंगल का हिस्सा जलाकर खेती करते हैं। हाँ हाँ, वही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। किसान जमीन का एक टुकड़ा साफ करते हैं, फसल उगाते हैं ताकि परिवार का पेट भर सके। जब उस जमीन की उपज मतलब फर्टिलिटी कम होने लगती है तो वो आगे बढ़ जाते हैं, नया टुकड़ा साफ करते हैं। अच्छा। इससे क्या होता है कि पुरानी जमीन को फिर से प्राकृतिक रूप से ठीक होने का मौका मिल जाता है। ओके। क्योंकि इसमें कोई नई तकनीक या खाद इस्तेमाल नहीं होती, तो जाहिर है पैदावार ज्यादा नहीं होती। और इसके कई नाम हैं अलग अलग इलाकों में, जैसे स्रोत बता रहा है उत्तर पूर्व में झूम। बिल्कुल, जूम तो बहुत कॉमन नाम है। इसके अलावा मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दीपा जैसे नाम हैं। अरे वाह। ये दिखाता है कि ये तरीका कितना पुराना और फैला हुआ है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। मेक्सिको में कुछ और, ब्राजील में कुछ और। दिलचस्प। अच्छा, इसके बाद आती है गहन जीविका कृषि। ये उस पुरानी वाली से कैसे अलग है? ये बिल्कुल अलग है। ये उन इलाकों में होती है जहाँ जमीन कम और लोग ज्यादा हैं। मतलब जमीन पर आबादी का दबाव बहुत है। जैसे कि हमारे मैदानी इलाकों में। हाँ, कह सकते हैं, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल। यहाँ मेहनत बहुत लगती है, लेबर इंटेंसिव है ये, और कोशिश होती है कि उसी छोटे खेत से ज्यादा फसल निकाली जाए। तो फिर कैसे निकालते हैं? इसके लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई का मतलब पानी का खूब इस्तेमाल होता है। अच्छा, स्रोत में एक बड़ी दिक्कत बताई गई है, विरासत के कानून की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी खेत छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कहते हैं। तो इसका क्या असर होता है? असर ये होता है कि जब खेत इतने छोटे हो जाते हैं कि उनसे गुजारा मुश्किल हो और कोई दूसरा काम भी ना हो, तो किसान उसी छोटी सी जमीन से जैसे तैसे ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश करता है। इससे जमीन पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। समझ गया। तीसरा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। इसका मकसद तो नाम से ही जाहिर है, व्यापार। सही पकड़ा, बिल्कुल। इसका मुख्य लक्ष्य है बाजार में बेचने के लिए फसल उगाना। इसमें हर वो तरीका अपनाया जाता है जिससे पैदावार बढ़े। जैसे ज्यादा उपज देने वाले बीज, HYV सीड्स जिन्हें कहते हैं, रासायनिक खाद, कीटनाशक, सब कुछ। हाँ, ये जरूर है कि कौन सी फसल व्यापार के लिए उगाई जा रही है, ये जगह के हिसाब से बदलता है। अच्छा, कैसे? जैसे देखिए, हरियाणा पंजाब में चावल बेचते हैं तो ये वहाँ वाणिज्यिक फसल हुई। हाँ। लेकिन ओडिशा में लोग ज्यादातर अपने खाने के लिए उगाते हैं तो वहाँ ये जीविका फसल है ना? हाँ, ये बात तो सही है।
और रोपण कृषि यानी प्लांटेशन फार्मिंग भी इसी का हिस्सा है, जैसे चाय के बागान। हाँ बिल्कुल, रोपण कृषि एक तरह की वाणिज्यिक खेती ही है। इसमें बहुत बड़े इलाके में, मतलब एक बड़े फार्म पे सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है। ओके। सोचिए, ये खेती और उद्योग के बीच एक पुल का काम करती है, इंटरफेस है। इसमें पैसा भी खूब लगता है, कैपिटल इंटेंसिव है और मजदूर भी बहुत चाहिए होते हैं। जो भी उगता है वो सीधा उद्योगों में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे कौन सी फसलें? भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं और इनके लिए अच्छी सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बाजार का होना बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, भारत में मौसम और मिट्टी इतनी अलग-अलग है, तो जाहिर है फसलें उगाने के तरीके और मौसम भी अलग होंगे। स्रोत बताता है कि 3 मुख्य फसल ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। बिल्कुल सही। ये 3 मुख्य सीजन हैं। सबसे पहले रबी की फसलें। ये सर्दियों में बोई जाती हैं, मतलब अक्टूबर-दिसंबर के आसपास। और कट्टी कब है? सरसों। ये इसकी मुख्य फसलें हैं। अच्छा, गेहूं रबी की फसल है। हाँ, ये ज्यादातर उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों में होती हैं। सर्दियों में जो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है ना, वो इनके लिए बड़ी फायदेमंद होती हैं। और हाँ, हरित क्रांति का बड़ा फायदा इन्हीं रबी फसलों को मिला था इन इलाकों में। तो ये तो हुई सर्दियों की फसलें। जब मॉनसून आता है, तब कौन सी मुख्य फसलें खेतों में लहलहाती हैं? तब आती है खरीफ की फसल। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही, मतलब जून-जुलाई में बोई जाती हैं। और कटाई? और सितंबर-अक्टूबर तक कट जाती हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें जैसे अरहर, मूंग, उड़द, फिर कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब खरीफ में आती हैं। चावल मतलब खरीफ की मुख्य फसल हुई। हाँ बिल्कुल, चावल खास तौर पर पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में खूब होता है। असम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, केरल वगैरह। पर अब पंजाब, हरियाणा में भी इसकी खेती बढ़ गई है, सिंचाई की मदद से। अच्छा। बल्कि असम, बंगाल, उड़ीसा में तो धान की 3-3 फसलें तक ले लेते हैं साल में। औस, अमन, बोरो। अरे वाह, 3 फसल। और जायद ये कब आती है? ये रबी और खरीफ के बीच का छोटा सा मौसम है, गर्मियों वाला, मतलब मार्च से जून के बीच का टाइम। अच्छा। इसमें क्या उगता है? इसमें मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और पशुओं के लिए चारा उगता है। जल्दी तैयार होने वाली फसलें। गन्ने की बात करें तो वो तो अलग है, उसे तैयार होने में ही साल भर लग जाता है। हाँ, है ना? हाँ, गन्ना तो लगभग साल भर की फसल है। तो इतनी तरह की खेती और मौसम है, तो जाहिर है फसलें भी बहुत होंगी। स्रोत कुछ खास फसलों पर जोर देता है, जैसे चावल, जो करोड़ों भारतीयों का मुख्य भोजन है। हाँ, चावल सबसे अहम है, इसमें कोई शक नहीं। चीन के बाद हम ही दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उगाते हैं। ये खरीफ की फसल है, इसे गर्मी और खूब पानी चाहिए, मतलब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। और जहां बारिश कम होती है? जहां बारिश कम होती है, वहां नहरों और ट्यूबवेल से सिंचाई करके उगाते हैं। उत्तर भारत के मैदानों, तटों और डेल्टा इलाकों की ये मुख्य फसल है। पर अब तो जैसा मैंने कहा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में भी जहां बारिश कम होती है, सिंचाई के दम पर खूब चावल उगाया जा रहा है। चावल के बाद नंबर आता है गेहूं का। ये दूसरी सबसे जरूरी फसल हुई। बिल्कुल, देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से की ये मुख्य फसल है। रबी की फसल है, यानी बोते समय ठंड और पकते समय अच्छी खिली धूप चाहिए। बारिश कितनी चाहिए? बारिश भी ठीक ठाक चाहिए, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर सालाना, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान इसके गढ़ हैं। स्रोत में मोटे अनाज यानी मिलेट्स का भी जिक्र है। ज्वार, बाजरा, रागी, आजकल तो इनकी बड़ी चर्चा है सेहत के लिए। हाँ बिल्कुल, और सही भी है। भले ही इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन ये पोषण से भरपूर होते हैं, न्यूट्रिशनली बहुत रिच हैं। अच्छा, जैसे रागी में? रागी में तो आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रेशा मतलब फाइबर खूब होता है। ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। बाजरा रेतीली मिट्टी में अच्छा होता है। और ये ज्यादातर कहाँ उगते हैं? ये अक्सर उन इलाकों में उगते हैं जहां बारिश कम होती है या जमीन बहुत उपजाऊ नहीं होती। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में काफी होते हैं। ये कम पानी में भी अच्छी उपज दे देते हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। और ये मक्का?
वो तो खाने के काम भी आता है और जानवरों के चारे के भी। हाँ, मक्का दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ये खरीफ फसल है, पर बिहार जैसे कुछ राज्यों में रबी में भी उगाते हैं। अच्छा। इसे ठीक-ठाक तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पसंद है। नई टेक्नोलॉजी और HYV बीजों से इसका उत्पादन भी काफी बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र, तेलंगाना मुख्य उत्पादक हैं। और दालों के बारे में क्या खास है? प्रोटीन का खजाना कहते हैं इन्हें। दालें तो भारत के खाने का अहम हिस्सा हैं, खासकर शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत। और मजे की बात यह है कि हम दुनिया में दालें सबसे ज्यादा उगाते भी हैं और खाते भी हैं। अरे वाह! कौन कौन सी मुख्य दालें हैं? तुअर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सब मुख्य दलहनी फसलें हैं। इनको पानी कम चाहिए होता है शायद। हाँ, ज्यादातर दालों को कम नमी चाहिए और ये सूखी परिस्थितियों में भी उग सकती हैं। और इनकी एक और खास बात है, अरहर को छोड़कर बाकी ज्यादातर दालें फलीदार होती हैं ना, तो ये हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। अच्छा, फर्टिलिटी बढ़ाती है। हाँ, इसीलिए किसान अक्सर इन्हें दूसरी फसलों के साथ बारी-बारी से बोते हैं, मतलब फसल चक्र क्रॉप रोटेशन में इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। खाने वाली फसलों के अलावा नगदी फसलें भी हैं, जैसे गन्ना, चीनी का मुख्य स्रोत। हाँ जी, गन्ना एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। इससे चीनी, गुड़, खांडसारी, शीरा बनता है। ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। मतलब इसे कैसा मौसम चाहिए? इसे गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी भी ठीक-ठाक लगता है, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। इसमें मेहनत भी काफी लगती है, कटाई वगैरह में काफी शारीरिक श्रम चाहिए। ब्राजील के बाद भारत ही दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना उगाता है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा मुख्य उत्पादक है। तिलहन यानी तेल वाले बीज भी तो जरूरी हैं। खाने का तेल तो यहीं से आता है। बहुत जरूरी। 2020 के आंकड़ों के हिसाब से हम चीन के बाद दुनिया के दूसरे बड़े तिलहन उत्पादक थे। अच्छा। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 12% भाग पर तिलहन उगाया जाता है। कौन कौन से मुख्य हैं? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, कैस्टर, बिनौला, कॉटन सीड, अलसी, फ्लैक्सीड, सूरजमुखी, ये सब मुख्य हैं। ज्यादातर तो खाने के तेल के रूप में प्रयोग होते हैं। और कुछ दूसरे कामों में भी? हाँ, कुछ साबुन, कॉस्मेटिक्स और उपटन वगैरह बनाने में भी कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। मूंगफली खरीफ फसल है और कुल तिलहन उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा इसी से आता है। गुजरात इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और सरसों, वो तो रबी में होती है ना? हाँ, अलसी और सरसों रबी फसलें हैं। पीने वाली फसलों की बात करें तो चाय और कॉफी का नाम सबसे पहले आता है। चाय, बिल्कुल, ये रोपण कृषि का बेहतरीन उदाहरण है। इसे अंग्रेज लाए थे, पर आज ज्यादातर बागान भारतीयों के हैं। इसके लिए कैसी जगह चाहिए? इसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, ह्यूमस वाली गहरी मिट्टी, और सबसे जरूरी पानी रुके नहीं, मतलब सुगम जल निकास वाले ढलवांग क्षेत्र। पहाड़ी ढलानें इसके लिए अच्छी होती हैं। साल भर गर्म, नम और पाला रहित जलवायु चाहिए। ये बहुत श्रम सघन उद्योग है। पत्तियां चुनने में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। पत्तियां बागान में ही प्रोसेस की जाती हैं ताकि ताजगी बनी रहे। मुख्य इलाके कौन से हैं? असम की चाय, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की चाय, फिर दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, ये मुख्य उत्पादक हैं। भारत 2020 में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक था। और कॉफी? भारतीय कॉफी अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, खासकर अरेबिका किस्म। ये मूल रूप से यमन से लाई गई थी। अच्छा। कहते हैं इसकी शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों कर्नाटक से हुई थी। अब ये नीलगिरी के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होती है। फल और सब्जियों का क्या हाल है? इसमें भी हम आगे हैं? इसमें भी भारत पीछे नहीं है। 2020 में हम फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर थे। वाह। यहाँ उष्ण और शीतोष्ण, मतलब गर्म और ठंडे, दोनों तरह के फल होते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, यूपी, बंगाल के आम मशहूर हैं। नागपुर और चिरापुंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, यूपी और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर।
और ठंडे इलाकों के फल? हाँ, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट की तो दुनिया भर में मांग है। सब्जियों में भी हम पीछे नहीं हैं। मटर, फूलगोभी, प्याज, बंदगोभी, टमाटर, बैगन, आलू उत्पादन में भी भारत का प्रमुख स्थान है। कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो खाई नहीं जाती, जैसे ये रबड़, कपास, जूट। ये उद्योगों के लिए जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। रबड़ को देखिए, ये वैसे तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, पर खास परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगती है। इसे क्या चाहिए? से बहुत ज्यादा बारिश, 200 सेंटीमीटर से अधिक और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। टायर उद्योग में बहुत इस्तेमाल होता है। कहाँ उगता है ये? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। और कपास, कॉटन? कपास का मूल स्थान भारत माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग का तो ये मुख्य कच्चा माल है ही। चीन के बाद भारत इसका दूसरा बड़ा उत्पादक है। इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी? हाँ, दक्कन पठार के सूखे भागों की काली मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, करीब 210 पाला रहित दिन और पकते समय खिली धूप चाहिए। ये खरीफ की फसल है। हाँ, खरीफ फसल है और इसे तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी मुख्य उत्पादक है। और जूट, जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं? हाँ, गोल्डन फाइबर। ये बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी में उगता है, जहां हर साल बाढ़ से नई मिट्टी जमा होती रहती है। मतलब बहुत फर्टाइल जमीन चाहिए और बढ़ने के समय उच्च तापमान चाहिए। इसका क्या बनता है? बोरियां, चटाई, रस्सी, गलीचे और आजकल तो फैशनेबल बैग्स और दूसरी दस्तकारी वस्तुएं भी बनती हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय मुख्य उत्पादक हैं। तो इसे प्लास्टिक से टक्कर मिल रही है ना? हाँ, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल से इसे आजकल कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। महंगा भी पड़ता है थोड़ा। इतनी तरह की फसलें, इतनी विविधता, कमाल है। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि हजारों साल से खेती होने के बावजूद तकनीकी और संस्थागत बदलावों की कमी से तरक्की रुकी रही। हाँ, ये एक विरोधाभास है। आज भी देश का बड़ा हिस्सा मानसून के भरोसे है। बढ़ती आबादी के लिए ये एक चुनौती है। बिल्कुल। आजादी के बाद कोशिशें तो हुई। सरकार ने संस्थागत सुधारों पर जोर दिया, जैसे जोतों की चकबंदी, मतलब? कि खेती आसान हो, फिर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और जमींदारी प्रथा खत्म करना। ये सब शुरुआती कदम थे। पहली पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। लेकिन वो चकबंदी वाली बात, जमीन तो विरासत में बढ़ते बढ़ते और छोटी होती जाती है। क्या ये सुधार कामयाब हुए? देखिए, यहीं पर दिक्कत आई। कानून तो बने, लेकिन उन्हें लागू करने में, मतलब उनके इम्प्लीमेंटेशन में ढील रही। और जैसा आपने कहा, विरासत के कानून के कारण खेत लगातार छोटे होते गए। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भूमि सुधारों का असर उतना नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी। आज भी बहुत से किसानों के पास बहुत छोटी जमीनें हैं जो आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है। फिर 60 और 70 के दशक में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड आई। इनसे तो काफी फर्क पड़ा होगा। फर्क पड़ा, बिल्कुल पड़ा, लेकिन कुछ ही इलाकों में और कुछ ही फसलों पर। हरित क्रांति का फायदा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में गेहूं और चावल को मिला। इससे क्षेत्रीय असमानताएं भी बढ़ी। अच्छा। इसलिए बाद में 80 और 90 के दशक में सरकार ने और व्यापक कार्यक्रम शुरू किए। कोशिश की गई कि विकास का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसमें संस्थागत और तकनीकी दोनों तरह के सुधार शामिल थे। जैसे कि क्या कदम उठाए गए? जैसे फसल बीमा योजनाएं शुरू की गईं ताकि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग या बीमारी से फसल बर्बाद होने पर किसान को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। ये तो जरूरी है। बिल्कुल। फिर किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिल सके, इसके लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और कमर्शियल बैंकों की स्थापना की गई या उनको इस काम में लगाया गया। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी भी इसी समय आया। PAIS जैसी स्कीमें भी किसानों के फायदे के लिए शुरू की गई। मौसम की जानकारी और कृषि कार्यक्रम रेडियो और टीवी पर भी प्रसारित किए जाने लगे। और सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, उसका क्या मकसद है?
उसका मुख्य मकसद है किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव और बिचौलियों के शोषण से बचाना। सरकार कुछ मुख्य फसलों के लिए ये दाम घोषित करती है ताकि किसानों को उनकी उपज का कम से कम एक तय दाम मिल सके, और जरूरत पड़ने पर सरकार खुद खरीद भी करती है इन दामों पर। समझ गया। स्रोत में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, विनोबा भावे का भूदान ग्रामदान आंदोलन। ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये एक बहुत ही अनूठा और महत्वपूर्ण आंदोलन था। महात्मा गांधी विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानते थे। अच्छा। गांधी जी की शहादत के बाद भावे ने उनके ग्राम स्वराज के विचार को फैलाने के लिए पदयात्रा शुरू की। वो पूरे देश में पैदल घूमे। जब वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में थे तो वहां कुछ भूमिहीन गरीब किसानों ने उनसे अपने गुजारे के लिए जमीन मांगी। तब क्या हुआ? क्या भावे ने उन्हें जमीन दिलवाई? भावे ने तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि अगर वो सब मिलकर सहकारी खेती करें तो वो सरकार से उनके लिए जमीन की बात कर सकते हैं। फिर उसी सभा में श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के एक स्थानीय जमींदार खड़े हुए और उन्होंने अचानक अपनी 80 एकड़ जमीन वहां मौजूद 80 भूमिहीन परिवारों को दान करने की पेशकश कर दी। अरे, वहीं के वहीं? हाँ, इसे ही भूदान यानी भूमि का दान कहा गया। ये अप्रत्याशित था। वाह, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। और भावे ने फिर इस विचार को पूरे देश में फैलाया। वो जहां भी जाते जमींदारों से अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीनों को दान करने की अपील करते। तो क्या लोगों ने दान दिया? काफी लोगों ने दिया। कुछ बड़े जमींदारों ने तो पूरे के पूरे गांव ही दान कर दिए, जिसे ग्राम दान कहा गया। ये गांधीवादी तरीके से बिना किसी खून खराबे के जमीन के बंटवारे की एक स्वैच्छिक कोशिश थी। इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा गया। रक्तहीन क्रांति। हालांकि स्रोत ये भी इशारा करता है कि कुछ लोगों ने शायद जमीन की हदबंदी, लैंड सीलिंग लॉज वाले कानूनों से बचने के लिए भी दान किया हो। खैर, जो भी हो, ये एक अनोखा प्रयोग था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर भारतीय कृषि एक बहुत बड़ी जटिल तस्वीर है। इसमें अलग अलग तरह की खेती है, मौसम के हिसाब से बदलती फसलें हैं और लगातार इसे बेहतर बनाने की कोशिशें भी चलती रही हैं। सुधार हुए हैं, चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे गुजारे की खेती से लेकर व्यापारिक खेती तक का सफर रहा है। रबी, खरीफ, जायद की फसलें समझी और चावल, गेहूं, दालों से लेकर गन्ना, कपास जैसी मुख्य फसलों की अहमियत जानी। साथ ही तकनीकी और सरकारी सुधारों की जरूरत और उनके असर को देखा और भूदान जैसे अनोखे सामाजिक प्रयोग को भी समझा। ये सब मिलकर भारतीय कृषि की कहानी कहते हैं। सुधार भी मतलब पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। जी। दूसरी तरफ खेती में अब नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात होती है, ड्रोन्स का इस्तेमाल, जीएम फसलें वगैरह वगैरह। हाँ, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। अब सवाल ये है कि ये नई महंगी तकनीकें जमीन के मालिकाना हक और बंटवारे की इन पुरानी और गहरी चुनौतियों के साथ कैसे तालमेल बिठा पाएंगी? क्या तकनीक इन समस्याओं का हल निकालेगी या फिर ये अमीर और गरीब किसान के बीच की खाई को और गहरा कर देगी? ये बहुत ही मौजू सवाल है। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी का फायदा सब तक कैसे पहुंचे। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है भारतीय कृषि की इस पेचीदा और महत्वपूर्ण दुनिया की एक झलक हमारे सुनने वालों को पसंद आई होगी। जी, उम्मीद तो यही है। धन्यवाद। धन्यवाद।